हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ह्यूनसांग। ह्यूनसांग एक चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्यूनसांग बाहर जो है बौद्ध धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल थे उनकी यात्रा करने के लिए और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्पेशली भारत में आए थे। इनका जन्म जो है वो 600 ईस्वी में चीन के होनान फू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हुई था। हुई के 4 बेटे थे, जिनमें से ह्यूनसांग सबसे छोटे थे। ये बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे, हमेशा सत्य और ज्ञान के विषय में खोज करते रहते थे, यानी कि चिंतन में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने क्या है, अनेक बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत की यात्रा करने का निश्चय किया ताकि वो बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक जान सके। तो उन्होंने अपनी यात्रा जो है 629 ईस्वी में आरंभ की थी। वो कासगार से, यानी कि यहाँ से चीन से कासगार होते हुए कासगार से काबुल, पेशावर, तक्षशिला, जम्मू, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, ठीक है, उसके कन्नौज आए। उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे प्रयाग, सरस्वती, अयोध्या, सरस्वती से होते हुए पाटलिपुत्र के बाद वो गया गए। गया के बाद राजगृह, नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 वर्षों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी यहाँ। उसके बाद ये बांग्लादेश होते हुए भारत के पूर्वी तट के साथ साथ चलते हुए कांचीपुरम पहुँचे। कांचीपुरम की यात्रा करने के बाद ये वापस उत्तर भारत की तरफ चल पड़े और अजंता एलोरा होते हुए उज्जैन गए और उज्जैन से सीधा वापस कन्नौज आ गए। कन्नौज में वो 8 साल रहे। 8 सालों तक उन्होंने क्या है, यहाँ अपना समय बिताया और हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशा थी उसके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम यू की था। तो उसके बारे में उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल की पूरी जानकारी दी है। उसके बाद ये 644 ईस्वी में वापस चीन चले जाते हैं और अपने साथ जाते टाइम ये बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियाँ अपने साथ लेकर जाते हैं, अनेक स्मृति चिन्ह अपने साथ लेकर जाते हैं और 657 बौद्ध पांडुलिपियाँ भी अपने साथ हैं वो चीन लेके जाते हैं। आगे हम करेंगे ह्यूनसांग के वृत्तांत, यानी कि ह्यूनसांग ने जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने हर्षवर्धन कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया था। तो अब हम करेंगे कि हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम करेंगे राजा के विषय में, यानी कि ह्यूनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा था। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका परिश्रमी शासक। हर्षवर्धन जो थे वो काफ़ी परिश्रमी शासक थे। हमेशा क्या है, राजकाज के कार्य में लगे रहते थे, प्रजा की भलाई में हमेशा लीन रहते थे। आगे है उदार और दानी। हर्षवर्धन जो है वो काफ़ी दानी और उदार स्वभाव के थे। वो हमेशा निर्धनों की, अपाहिजों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की, भिक्षुओं की, विद्वानों की दिल खोलकर मदद करते थे। हमेशा कुछ न कुछ दान करते रहते थे। एक बार जो है 643 ईस्वी में प्रयाग में एक धर्म सभा हुई थी जिसमें उन्होंने अपना क्या है सब कुछ दान कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे या जो आभूषण पहन रखे थे वो भी उन्होंने लोगों को दान कर दिए थे। उसके बाद उन्हें अपना शरीर ढकने के लिए अपनी बहन राजश्री से कपड़े मांगने पड़े थे। तो वो काफ़ी उदार प्रवृत्ति के थे, हमेशा लोगों को दान करते रहते थे। अगला पॉइंट है धार्मिक सहनशीलता। हर्षवर्धन का बहुत सहनशील शासक थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। पहले वो क्या थे, हिंदू धर्म को मानते थे और शिव और विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसके अनुयायी बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद हिंदू धर्म से नफरत करनी शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद भी वो अनेक ब्राह्मणों को दान करते रहते थे। या उन्होंने एक बार जो प्रयाग में बौद्ध धर्म
की जो धर्म सभा करवाई थी उसमें पहले दिन उन्होंने बुद्ध धर्म की भगवान बुद्ध की पूजा की थी, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने सूर्य और तीसरे दिन शिव की उपासना की थी। यानी कि हिंदू धर्म उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा था, अभी भी वो हिंदू धर्म को मानते थे। तो सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। उसके बाद हम करते हैं राजनीतिक स्थिति के विषय में। तो राजनीतिक स्थिति में सबसे पहला पॉइंट है प्रजा हितकारी शासन। हर्षवर्धन का जो शासन था वो प्रजा हितकारी था, यानी कि हर्षवर्धन जो है वो हमेशा प्रजा की भलाई के कार्यों में लीन रहते थे, सोते जागते उठते बैठते हमेशा वो प्रजा हितकारी कार्य करते थे। उन्होंने अपने टाइम पीरियड को, यानी कि दिन का जो समय था उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो पहला जो पार्ट होता था दिन का उसमें वो प्रशासनिक कार्य करते थे, और दूसरे और तीसरे भाग में वो क्या करते थे, धार्मिक और प्रजा हितकारी कार्य करते थे। अगला पॉइंट है सरकारी आय। हर्षवर्धन के शासनकाल में आय जो विभिन्न साधनों से प्राप्त होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आय जो है वो भू राजस्व से प्राप्त होती थी। इसके भू राजस्व के अलावा वस्तुओं के आयात निर्यात पर कर, यानी कि व्यापार कर, उपहारों, जुर्मानों या जो वन होते थे या अनेक प्रकार के कारखाने उद्योग वगैरह होते थे उन पर भी टैक्स लगाए जाते थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के टैक्स उनके काल में लगाए जाते थे, जिनसे प्रशासन को काफ़ी मात्रा में आय होती थी। तो उस आय का एक भाग जो है वो सरकारी कामों पर खर्च किया जाता था, दूसरा भाग जितने भी अधिकारी थे उनके शासन में उनको वेतन के रूप में दिया जाता था, और तीसरा भाग जो है धर्म पर, और चौथा भाग विद्वान जो थे, ज्ञानी पंडित होते थे, उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। अगला पॉइंट है सड़कें। ह्यून-त्सांग ने कहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। जो लोग यात्रा करते थे उनको रास्ते में चोर डाकुओं द्वारा लूटा जाता था। यहाँ तक कि ह्यून-त्सांग को भी यात्रा के समय 2 बार लूटा गया था। उनका सामान छीनने के साथ साथ उनके वस्त्र भी उतार लिए गए थे। अगला पॉइंट है दंड व्यवस्था। हर्षवर्धन के शासनकाल में दंड व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। विद्रोह करने पर या राजद्रोह करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाता था। छोटे मोटे अपराधों के लिए कान, नाक, हाथ, पैर काट लिए जाते थे, या जो बिल्कुल ही साधारण अपराध होते थे, चोरी, डकैती आदि, इनके लिए जुर्माने वगैरह लगाए जाते थे, यानी कि छोटी मोटी सजाएं दी जाती थी। अगला पॉइंट है अभिलेख विभाग। अभिलेख विभाग क्या था? इसमें जो जितने भी सरकारी कार्य होते थे या राज्य में जो भी घटनाएं घटती थी तो उसकी प्रतिदिन की जो कार्रवाई होती थी उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, उसे रजिस्टरों में लिखा जाता था। इसके लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की गई थी और अभिलेख अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अगला पार्ट है सेना विभाग। सेना की देखरेख के लिए एक सेना विभाग की नियुक्ति की गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी सेना जो थी वो लगभग 6 लाख के आसपास थी। उसके पास 1 लाख घुड़सवार थे, 50,000 पैदल सैनिक थे, 6,000 हाथी वगैरह थे, 60,000। उसके बाद हम करेंगे कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज और प्रयाग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल के अत्यंत समृद्धशाली और सुंदर नगर थे। कन्नौज में उस टाइम 100 से अधिक जो बौद्ध भिक्षु विहार बने हुए थे, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु जो हैं निवास करते थे। हर्ष ने यहाँ अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन करवाया था। इसी तरह हर्ष ने प्रयाग में भी अनेक बौद्ध सभाओं का और धर्म सभाओं का आयोजन करवाया था। काफ़ी समृद्धशाली नगर थे दोनों ही। आगे हम करेंगे सामाजिक अवस्था के विषय में। सामाजिक अवस्था में सबसे पहले करते हैं भोजन। हर्षवर्धन के शासनकाल में लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल, दही, मक्खन, घी, अनेक प्रकार की सब्जियां, फल वगैरह का सेवन किया जाता था। उस समय गेहूं की रोटियां बनाकर खाई जाती थी, और अधिकतर लोग जो होते थे वो शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मांस
वगैरह खाते थे, लेकिन उनको अपवित्र माना जाता था, इसलिए उनके घर जो थे वो नगर से बाहर होते थे। अगला पॉइंट है वस्त्र और आभूषण। वस्त्र और आभूषण में हर्षवर्धन के शासनकाल में 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र। उस टाइम जो है सिले सिलाए वस्त्र नहीं पहने जाते थे। पुरुषों द्वारा अपना शरीर जो है एक चादर से ढका जाता था, यानी कि पुरुष जो है एक चादर लपेटते थे और स्त्रियां जो है एक साड़ी नुमा वस्त्र से अपना शरीर ढकती थी, यानी कि एक ही वस्त्र द्वारा अपना शरीर ढका जाता था, उसे कहीं से भी सिला नहीं जाता था। और पैरों में लोग चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे, जूते नहीं होते थे, उस टाइम लोग नंगे पैर घूमते थे।